चलो इलिस्ट्रेशन 6 से स्टार्ट करेंगे, पढ़ो 6 क्या दिया है। A Limited acquired 60% shares of B Limited at rupees 20 per share. Following is the extract of balance sheet of B Limited. Now B Limited में मैं क्या दिया है, 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 1 करोड़। अब बताओ इसमें से A Limited के पास कितने शेयर्स होंगे? 60%। मतलब इसके अगर 10 लाख शेयर्स है तो इसने कितने खरीदे? 60%, मतलब 6 लाख। 6 लाख शेयर्स खरीदे और क्या प्राइस पे खरीदा है? 20 रुपीज। तो ये 1 करोड़ 20 लाख, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 1 करोड़ 20 लाख को कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। परफेक्ट। ठीक है, फिर अभी इसमें क्या क्या दिया है हमें? डिबेंचर्स दिया है, ट्रेड पेबल दिया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स और लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, पढ़ो ये पैराग्राफ। ऑन द सेम डे बी लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20%। ऑन द सेम डे का मतलब क्या? ये डिविडेंड कौन सा होगा? प्री। देखो जिस दिन हमने शेयर्स खरीदे उस दिन कंपनी क्या कर रही है? डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। तो वो प्रॉफिट कौन सा यूज कर रही होगी? प्री एक्विजिशन। करेक्ट। तो ये जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है कंपनी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। देखो कल क्वेश्चंस किए थे, याद है ना? कंपनी ने शेयर्स खरीदे थे 1 जनवरी को और डिविडेंड कब दिया था? 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को हम लोग क्या बोला था? पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। पर ये सेम डेट को क्या कर रहा है? डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये कौन सा डिविडेंड होगा? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ठीक है। अमाउंट कितना है, मतलब परसेंटेज कितना है? 20%। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, अमाउंट कितना आएगा? ये तुम्हारे सामने पूरा क्वेश्चन, अमाउंट बताओ कितना आएगा? डिविडेंड, डिविडेंड का अमाउंट कितना आएगा? करो कैलकुलेट। बस यही इंपॉर्टेंट है, यही तुम्हें सीखना है। एग्जाम में बस हम लोग यही अटक जाते हैं। सारे फिगर्स अगर मैं बता दूं फिर तुम लोग अपना दिमाग कैसे लगाओगे? थोड़ा दिमाग लगाओ, अगली बार कभी मिस्टेक नहीं होगा। डिविडेंड किसका आएगा? 20% किसका कैलकुलेट करेंगे? चलाओ दिमाग, चलाओ थोड़ा पढ़ाई में। लक्ष्य यार, डिविडेंड किसका देंगे? 20% डिविडेंड कंपनी दे रही है, डिविडेंड किसका निकालते हैं हम लोग? इक्विटी पे। तो इक्विटी कितना है इसका? 1 करोड़। 1 करोड़ का ये लोग कितना डिविडेंड दे रहे हैं? 20%। सिंपल है ना? यही कर रहे थे, बोला क्यों नहीं? तो इजी होता है ये, हर चीज सिर्फ हमने को अमाउंट फाइंड करना है, हर चीज में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है, ये याद रखना पहले। 1 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख का नहीं, 1 करोड़ का, 1 करोड़ का 20% कितना आएगा? 20 लाख। लेकिन ए लिमिटेड को कितना मिलेगा? 60%। समझ में आया? 40% किसका है? 40% माइनॉरिटी इंटरेस्ट का है। अपने का, अपना कितना शेयर है? 60%। तो 20 लाख का 60% कितना होगा? 12 लाख। अब सेकंड मेरा क्वेश्चन, इसको क्या करेंगे? ये कौन सा डिविडेंड है वापस बताओ? प्री एक्वेशन डिविडेंड। क्या करते हैं प्री एक्वेशन डिविडेंड को? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से क्या करते हैं? माइनस करते हैं। याद है ना? ये कॉन्सेप्ट यही याद रखने बस अपने को। जो भी प्री एक्वेशन डिविडेंड होगा, जो प्री एक्वेशन रिजर्व होगा, इसका क्या करना होता है अपने को? अपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस करना है। तो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना? देखो अभी तुमने निकाला ये 1 करोड़ 20, इसमें से कितना माइनस हो जाएगा? 12 लाख। तो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? 1 करोड़ 8 लाख। ये क्लियर? यहां तक क्लियर? ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखो। एंड एज एग्रीड बिटवीन बोथ द पार्टीज, both the companies, property plant and equipment were to be depreciated by 10% and investment are to be taken at the market value of 60 lakh। ये दोनों क्यों दिया है हमें? ये दोनों इंफॉर्मेशन क्यों दिया है बताओ? नेट वर्थ निकालने के लिए। नेट वर्थ, क्योंकि देखो लास्ट में मुझे पूछा क्या है? गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो गुडविल कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं हम लोग?
या तो लाइबिलिटी अप्रोच या एसेट अप्रोच। अब मुझे यहाँ पे एसेट अप्रोच करना पड़ेगा क्योंकि एसेट की रिवाइज वैल्यू दी है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें मुझे कितना माइनस करना है? 10% माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा? 7 लाख माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 63 लाख। और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी लेनी है? 60 लाख। तो इसकी वैल्यू मुझे लेनी है 60 लाख। समझ में आ रहा है? और करंट एसेट्स ये तो सेम लेंगे हम लोग 68 लाख। और लोन्स एंड एडवांसेस कितना लेंगे? 22 लाख। तो ये तो हो गया मेरा एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। बताओ कितनी लाइबिलिटीज है? 2 लाइबिलिटीज है, ये दोनों माइनस कर देंगे हम लोग। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा? नेटवर्थ। करना जरा एक बार, ये सब प्लस करो और उसमें से ये 65 लाख माइनस करो, जरा बताना कितना आ रहा है। तो तुम्हारा नेटवर्थ आ गया 1,48,00,000। ये तो नेटवर्थ है, इसमें से किसका शेयर निकालते हैं हम लोग? होल्डिंग कंपनी का शेयर। होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है? 60%। तो इसका 60% करो, 88,80,000। ये तुम्हारा क्या आ गया? होल्डिंग कंपनी शेयर इन द नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 1,08,00,000। बताओ डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस क्या आएगा? गुडविल, क्योंकि तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। तो इसका आंसर कितना आएगा? गुडविल कितना आ रहा है? माइनस कर दो ये, 19,20,000। बस ये हो गया तुम्हारा आंसर। 5 मार्क्स का क्वेश्चन। वापस देखो क्या किया, बताओ हम लोग ने। पहले क्वेश्चन में ये दिया था 60% शेयर, उसने कितने शेयर एक्वायर किए? 60% शेयर एक्वायर किए, क्या रेट पे? 20। तो हमने क्या निकाल दिया सबसे पहले? 1,20,00,000। क्या था ये? 1,20,00,000 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर नीचे दिया कि भाई उस कंपनी ने सेम डे पे क्या डिक्लेयर किया? डिविडेंड। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए? कौन सा डिविडेंड है ये? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। क्योंकि अगर ये क्लिक नहीं हुआ तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ये रॉन्ग आएगा। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल रॉन्ग आया तो बट ऑब्वियस तुम्हारा जो फाइनल आंसर है वो भी रॉन्ग आएगा। समझ में आया सबको? अब इससे तुम्हें क्या करना है? सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है। चलो लिखते हैं। चलो पहले क्या फाइंड करेंगे? एक एक फाइंड करते जाएंगे। सबसे फर्स्ट लिखो एडिंग इलस्ट्रेशन 6। बताओ पहले क्या निकाल लेते हैं? नेटवर्थ निकाल लेते हैं अपन, है ना, क्योंकि वो बहुत इजी है। सो लिखो नेटवर्थ ऑफ, कौन सी कंपनी थी वो? बी लिमिटेड। तो नेटवर्थ ऑफ बी लिमिटेड, नेटवर्थ ऑफ बी लिमिटेड कैसा आएगा नेटवर्थ? बताओ क्या था फॉर्मूला? एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो लिखो पहले एसेट्स, ब्रैकेट में लिख देना रिवाइज्ड वैल्यू, एसेट्स रिवाइज्ड वैल्यू। एसेट्स में क्या क्या आएगा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, और ये कितना था? शायद से 70 लाख था, और जिसमें से मुझे 10% माइनस करना था। तो ये वैल्यू आ गई मेरी 63 लाख। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 63 लाख। फिर इसके नीचे इन्वेस्टमेंट 60 लाख, इन्वेस्टमेंट 60 लाख। इन्वेस्टमेंट के बाद दो चीज और क्या थी? करंट एसेट्स और लोन्स एंड एडवांसेस। लिखो करंट एसेट्स और नीचे लोन्स एंड एडवांसेस। करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस। करंट एसेट्स थे 68 लाख, लोन्स एंड एडवांसेस 22 लाख। इन सबको प्लस करना एक बार, चारों को। नाइन्टी, 150, 2,13,00,000 बराबर है। 2,13,00,000। अब इसमें से माइनस करेंगे हम लोग लाइबिलिटीज।
लाइबिलिटीज में अपने को दो चीज दी थी, एक तो 10% डिबेंचर और ट्रेड पेबल्स। 10% डिबेंचर कितने के थे? 10 लाख। और ट्रेड पेबल्स 55 लाख शायद से। दोनों की वैल्यू 65 लाख, माइनस कर दो 1,48,00,000। ये जो तुम्हारा आंसर आया इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेटवर्थ। तो पहले ये फाइंड कर लो, तुम्हारा नेटवर्थ आ गया 1,48,00,000। डन, ये डन। चलो अब लिखो नीचे शेयर्स ऑफ, ये सेकंड पॉइंट में लिख लेंगे हम लोग, शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड कितने शेयर्स है उसके पास? 10 लाख शेयर्स है। शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड 10 लाख शेयर्स है। ए लिमिटेड एक्वायर्स 60% of shares. A Limited acquires 60% of shares, correct? So which is equal to 10 lakh का 60%, which is equal to 6 lakh shares. ये तो 6 lakh shares आया। फिर क्या निकालना है मुझे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू 20 हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 6 लाख इंटू 20, क्योंकि परचेज प्राइस अपनी 20 है, तो 1,20,00,000। ये तुम्हारा आ गया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये भी लिख दिया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। नाउ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय बी लिमिटेड। बताओ कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया उसने? 20%। अब ये 20% किसका निकालेंगे? 1 करोड़ का। तो 1 करोड़ का 20% विल बी 20 लाख। ये तो बी लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है इतना। अब नीचे लिख लो ए लिमिटेड शेयर्स। कितना है इसका शेयर? 60%। सो इस 20 लाख में से उससे 60% मिलेगा, मतलब 12 लाख मिलेगा। मतलब अब जो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा, मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पहले कितना था? 1,20,00,000। इसमें से 12 लाख माइनस कर देंगे, तो 1,08,00,000। बस अब वर्किंग सब आ गई अपने पास। अगर नेटवर्क के यहाँ पर अगर थोड़ी सी जगह है तो यहाँ पे लिख देना ए लिमिटेड शेयर, अगर जगह है तो फिर नीचे कैलकुलेशन में दिखाएंगे। 148 का 60% कितना निकालना जरा? 88,80,000। बस अपने पास सब कैलकुलेशन सब हो गया। अब लास्ट फॉर्मूला लिखेंगे। मुझे क्या फाइंड करना है बताओ? क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या कहते हैं इसको? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। फॉर्मूला क्या है? इन्वेस्टमेंट, करेक्ट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस होल्डिंग कंपनी शेयर, करेक्ट, होल्डिंग कंपनीज शेयर इन द नेट वर्थ ऑफ, नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी। यहाँ पे सब्सिडरी कौन है? बी। हमने सब वर्किंग सब कर ली है, बी लिमिटेड। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऊपर अपन ने कर रखा है, देखो 1,08,000, और होल्डिंग कंपनी का शेयर 88,80,000। सो आंसर था शायद 19,20,000। और ये मेरा पॉजिटिव आंसर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? गुडविल। बस ये निकालना है अपने को।
डन। देखो ये जो सब में पढ़ रहे हैं सब फंडा क्लियर करना। एक क्वेश्चन ऐसा रखूंगा सामने, अभी दुनिया हिल जाएगी तुम्हारी। क्या फंडा अपन पढ़ रहे बताओ अभी तक का, तो क्या समझ में आया तुम लोग को? प्री एक्वेशन डिविडेंड, पोस्ट एक्वेशन डिविडेंड, प्री एक्वेशन रिजर्व, पोस्ट एक्वेशन रिजर्व, क्या होता है ये सब? ऐसी बता दो ओरली। प्री एक्विजिशन डिविडेंड किसको कहते हैं? अक्वायर करने के जस्ट बाद अगर उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है ना, तो जो होल्डिंग कंपनी को शेयर मिलेगा वो कौन सा होगा? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और प्री एक्विजिशन डिविडेंड को क्या करते हैं हम लोग? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस करते हैं। अगर पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड होगा तो पीएल में क्रेडिट हो जाएगा। प्री एक्विजिशन रिजर्व को क्या करते हैं? सेम वही फंडा। प्री एक्विजिशन रिजर्व को भी क्या करते हैं अपन? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस करते हैं। और पोस्ट एक्विजिशन को उनके प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस कर देंगे। ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर कैसे निकलता है? जो बचे हुए जो परसेंटेज है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का होगा। किसका निकालते हैं अपन? नेटवर्थ का। ठीक है। अच्छा एक एक क्वेश्चन करते पहले, फिर एक और मैं चीज बताऊंगा तुम्हें, एक्सप्लेन करता। देखो हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन 14। इलस्ट्रेशन 14 निकालना। ये रहा इलस्ट्रेशन 14, पढ़ो और बताओ क्या चीज है। ए लिमिटेड होल्ड्स 80% ऑफ द इक्विटी कैपिटल एंड वोटिंग पावर इन द बी लिमिटेड। ये तो समझ में आ गया लाइन? ठीक। ए लिमिटेड सेल्स इन्वेंट्री कॉस्टिंग 1,80,000, 1,80,000 या 180 lakhs to B Limited at a price of 200 lakhs. The entire inventory remain unsold with the B Limited at the financial year end 31st March 2011. क्या कॉन्सेप्ट पड़ा था इसके पीछे? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड इन स्टॉक। ठीक है। उसमें दो चीज पड़ी थी अपन ने, अगर याद होगा तुम्हें तो, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। ये कौन सा है? अपस्ट्रीम है या डाउनस्ट्रीम है? पहले बताओ अपस्ट्रीम किसको बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम किसको बोलते हैं? करेक्ट। छोटा मालिक मतलब नौकर किसको बेच रहा? मालिक को बेच रहा, उसको क्या कहते हैं? अपस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम किसको बोलेंगे? जो मालिक होगा वो नौकर को बेचेगा। दोनों में डिफरेंस था, याद है तुम्हें? जब मालिक अपने नौकर को बेच रहा है तो वो कहेंगे उसको डाउनस्ट्रीम। और किसके प्रॉफिट में से माइनस करेंगे? मालिक के प्रॉफिट में से हम लोग माइनस करेंगे। लेकिन जब नौकर किसको बेच रहा है? मालिक को बेच रहा है। तो अब वहां पे दो चीज था, एलिमिनेट प्रॉफिट फ्रॉम होल्डिंग कंपनी एज वेल एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। याद आया तुम लोग को? ये क्या लिखा था अंडर पैरा 16 ऑफ AS21? तो बस ये यहाँ पे तुम्हें लिंक करके इसका आंसर लिखना है बस। तो सबसे पहले तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि ए लिमिटेड ने गुड्स बेचा है किसको? बी लिमिटेड को। तो ये कौन सी स्ट्रीम है? ये डाउन स्ट्रीम है। तो बताओ डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? डाउन स्ट्रीम में हम सिर्फ होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में से हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। और सेकंड अपने स्टॉक में से माइनस करेंगे। स्टॉक मतलब अपने इन्वेंट्री में से माइनस करेंगे। ये समझ में आया? कितना प्रॉफिट हो रहा है बताओ? 180 lakhs का कॉस्ट था और मैंने बेचा है 200 lakhs में, तो 20 lakhs का प्रॉफिट। तो 20 लाख का प्रॉफिट हमें होल्डिंग कंपनी से माइनस करना है, और 20 लाख का प्रॉफिट मुझे स्टॉक, जिसको स्टॉक रिजर्व बोल के हमें माइनस करना है। ये आया समझ में? बी पार्ट पढ़ो। A Limited holds 75% of the equity capital and voting power in B Limited. हाँ, ए लिमिटेड परचेज इन्वेंट्री कॉस्टिंग, मतलब ए लिमिटेड परचेज कर रहा है, तो बेच कौन रहा है? बी लिमिटेड। जब बी लिमिटेड बेचेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपस्ट्रीम। तो ये जो क्वेश्चन है वो किसका है? अपस्ट्रीम का। तो अपस्ट्रीम में क्या करते हैं बताओ? अपस्ट्रीम में याद रखना कि ए लिमिटेड के पास 75% है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास कितना है? 25%। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बताओ? होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट से तो माइनस करते ही करता हूँ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट से भी माइनस करना है, और जो इन्वेंट्री से करना है वो तो है ही है, इन्वेंट्री से भी माइनस करना है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे टोटल प्रॉफिट्स कितना हो रहा है? देखो 150 का था, परचेज प्राइस 200 का है, सेलिंग प्राइस, तो टोटल प्रॉफिट मुझे कितना हो रहा है? 50 lakhs का। 50 lakhs का मैं क्या करूंगा? दो पार्ट,
एक 75% करेंगे और एक 25% करेंगे। 75% किस में से माइनस करेंगे? होल्डिंग कंपनी में से। और 25% किस में से माइनस करेंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये आया समझ में? बस यही तुम्हें लिखना है इसमें और कुछ नहीं करना। ठीक है, वो जो कॉन्सेप्ट था वो याद रखना। उसका पैराग्राफ अंडर अंडर पैरा 16 ऑफ AS21, बस वो लिंक देना है और तुम्हें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के बारे में एक्सप्लेन करना है। और उसका रिजल्ट लास्ट आंसर देखो क्या लिखा है, सजेस्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द अबव मेंशन्ड ट्रांजैक्शंस इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए लिमिटेड गिविंग रेफरेंस ऑफ द रिलेवेंट गाइडेंस और स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे रिलेवेंट स्टैंडर्ड कौन सा है? AS21 का पैरा 16। ठीक है, वहां पे तुम्हें क्या दिखाना है? ए पॉइंट में क्या दिखाओगे? इट इज द डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन। डाउनस्ट्रीम कब होता है? व्हेन होल्डिंग कंपनी सेल्स गुड्स टू सब्सिडरी कंपनी। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा लास्ट में? हाँ, एलिमिनेट प्रॉफिट फ्रॉम होल्डिंग कंपनीज प्रॉफिट एंड एलिमिनेट प्रॉफिट फ्रॉम स्टॉक, जिसको हम लोग स्टॉक रिजर्व बोलते हैं। सेकंड क्या था? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या था? सब्सिडरी सोल्ड गुड्स टू होल्डिंग कंपनी। अब यहाँ पे क्या होगा? जो भी प्रॉफिट होगा इट विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द होल्डिंग कंपनीज एज वेल एज फ्रॉम माइनॉरिटी इंटरेस्ट। है समझ में? ठीक है, गुड। इन्वेंट्रीज में माइनस करना है, स्टॉक में से स्टॉक रिजर्व बोल के माइनस करना है नोट्स में। ठीक है, चलो। हाँ, थोड़ा सा लिखना आ सकता है ना इसमें, जैसे लिखना पड़ेगा अपने को, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। हाँ, इसमें तो बहुत ज्यादा ही एक्सप्लेन किया, ये तो ज्यादा ही एक्सप्लेन करते हैं, तो पूरा डिटेल में बताते हैं। अपने को इतना डिटेल में नहीं करना, अपने को सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करना है कि भाई ये क्या है। ये तो बहुत लंबा चौड़ा है, ये तो पूरा, ये 5 मार्क्स। चलो अब हो जाओ तैयार। जो तुमने अभी तक पढ़ा वो सब एक क्वेश्चन में अपन निकलेंगे। अब देखते हैं कौन कितना उसमें समझ पाया है। अपना दिमाग तुम्हें लगाना है। ठीक है, नैया तुम लोग को ही पार लगानी है। वैसे भी उस नैया में चाकू से ऐसे पानी आगे करता रहूंगा, चाकू से। दिमाग तुम्हें अपना पूरा लगाना है। तो आ जाओ इलस्ट्रेशन 8। इलस्ट्रेशन 8 क्या दिया है इस क्वेश्चन में? स्टार्ट से पढ़ते हैं, देखो। इलस्ट्रेशन 8, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मतलब ए और बी दो का हमें इंफॉर्मेशन दिया, रुपीज दिया हमें 1000 में। ठीक है, अच्छी बात है। क्या क्या दिया देखो? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेड पेबल, डिविडेंड पेबल, गुडविल, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश फ्लो, ये सब दिया है। ठीक है, बाद में देखेंगे किसका हमें क्या यूज करना है। ये लाइन पढ़ो और बताओ। ए लिमिटेड परचेज्ड 3/4 इंटरेस्ट इन बी लिमिटेड, मतलब 75%। 3/4 का मतलब हो गया 75%। तो अगर ए के पास 75% है तो 25% किसके पास है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास। ठीक है, अब आगे का वापस। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एट द प्रीमियम ऑफ 25%। तो सबसे पहले तो मुझे यही बताओ उसकी होल्डिंग कितनी है? 75%। लेकिन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू वो कैसे निकालोगे? वो वैल्यू कैसे निकालोगे वो बताओ। तुम्हारे सामने ये मैं खोल देता हूँ, चेक कर लो। वो वैल्यू कैसे निकालोगे, मुझे तो वो चाहिए। जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था अभी, कुछ कुछ तरीका का वैसे ही। वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसके पास कितने शेयर्स है और उसकी वैल्यू कितनी है? दो की नैया तो पार लग चुकी है। नहीं, थोड़ा आगे पहुंचे, अभी किनारे तक नहीं पहुंचे अभी तक तुम लोग। करेक्ट है, एक और जुड़ गया तुम्हारे साथ। और बाकी लोग मजे कर रहे हैं, अभी तो नाश्ता ही कर रहे हैं, अभी आगे का बढ़ेंगे। चलो चलो, वैल्यू बताओ मुझे फटाफट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? बहुत सिंपल है।
लास्ट क्वेश्चन में कैसे किया था, 1 करोड़ का 60% किया था ना, इसमें 20% प्लस किया था, वैसे सेम करना है यहाँ पर भी। यहाँ पे इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कितनी है बी लिमिटेड में, देखो 5,000 है, 5,000 का 75%, करेक्ट, फिर प्लस 25%, सिंपल, 46,87,500 आया आंसर सबको, 46,87,500। ये क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ, ठीक है। अभी कहानी शुरू हुई है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। फॉलोइंग अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, पहला पॉइंट पढ़ो और बताओ मुझे क्या दिया है ये, क्या करूं मैं इसका, इसका एडजस्टमेंट का। प्री और पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, करेक्ट है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड्स 1,000 बॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर से ला रहे मतलब वो मेरा प्री हो गया, तो बाकी का प्रॉफिट क्या होगा, पोस्ट। तो देखो बी लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट कितना दिया है, 1790। इस 1790 में से 1000 क्या है, प्री, और 790 क्या है, पोस्ट। ये समझ में आया पहले सबको, 1000 प्री है और 790 क्या है, पोस्ट है। अब वो प्री में से क्या करोगे, उस प्री में से बताओ, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस करेंगे, लेकिन क्या पूरा 1000, नहीं, इसका शेयर कितना था, 75%। आया समझ में, जो भी प्री एक्वेशन रिजर्व होता है उसका हम लोग 75% निकालेंगे और वो किस में से माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से, ठीक है। पोस्ट इसका कुछ नहीं करना होता है। सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़ो, पूरा प्री है, क्या बोला है, जनरल रिजर्व बैलेंस इज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो जनरल रिजर्व कितना है चेक करो, जनरल रिजर्व और ऊपर ये रहा 800, ये पूरा का पूरा क्या है, प्री है। तो वापस से इस प्री में से क्या करेंगे, 75% निकालेंगे और वो अपने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में से, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस करेंगे। ये भी क्लियर, ठीक है। थर्ड पढ़ना जरा, मजा तो अब है। The directors of both the companies have declared a dividend of 10%, ठीक है, declare a dividend of 10% on equity share capital for the previous and current year। मतलब बताओ बी लिमिटेड क्या कर रहा है, डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, दोनों के डायरेक्टर्स, द डायरेक्टर्स ऑफ बोथ द कंपनीज हैव डिक्लेयर्ड a dividend of 10% on equity share capital for the previous and current year। करेक्ट। अब इसमें से क्या आ जाएगा, जो मेरा प्री का जो रिजर्व्स है उसका जो मैं डिविडेंड दूंगा वो प्री एक्वेशन डिविडेंड, और जो प्री एक्वेशन डिविडेंड है उसका हम लोग क्या करेंगे, वही 75% निकालेंगे और वो किस में से माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ इट। आया समझ में, बस यही फंडा है और कुछ नहीं है इस चैप्टर, उस क्वेश्चन में, चैप्टर में तो बहुत कुछ है, अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ इतने आया समझ में सब लोग को। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। ये बहुत इजी है, मेरे पास प्रॉफिट्स कौन से सिर्फ दो ही थे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा जनरल रिजर्व। और ये तो अपने छाट भी लिया, देखो प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस में से ये 1000 क्या था, प्री, ये क्या था, पोस्ट, और जर्नलिज्म में से ये पूरा का पूरा प्री था। तो मेरा पहला आंसर तो आ गया इजीली, कैलकुलेट प्री इक्वेशन एंड पोस्ट इक्वेशन प्रॉफिट्स, ये आ गया। सेकंड, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, नेटवर्थ निकाल लेंगे और उस नेटवर्थ का, हाँ अब यहाँ पे देखो हम लोग नेटवर्थ पे नहीं जाएंगे क्यों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो यहाँ समझाना चाहता हूँ वो देखना, ये जो इक्विटी शेयर्स और ये जो प्रेफरेंस शेयर्स दिया है, समझो तुम लोग ए लिमिटेड हो, तुम लोग गए बी लिमिटेड के पास कि भाई चल तेरे 75% शेयर्स दे दे मुझे, तुम कौन से शेयर्स खरीदोगे, इक्विटी या प्रेफरेंस। तुम ए लिमिटेड हो, तुम गए बी के पास कि भाई बी अपने 75% शेयर्स मुझे दे दे, तुम कौन से शेयर्स खरीदोगे, इक्विटी या प्रेफरेंस, दोनों, या सिर्फ इक्विटी या दोनों, या सिर्फ प्रेफरेंस, सोचो। बाकी लोग
और प्रेफरेंस में भी 75%, यही है। बाकी लोग आंसर थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। जरूरी नहीं हमें ट्रेंड फॉलो करना है, हम अपना भी ला सकते हैं नया ट्रेंड। सब वही आंसर दे तो जरूरी नहीं है, हो सकता है वो उनकी नैया डूब रही हो, तुम भी साथ साथ तुम्हें भी ले डूबे। बताओ, ट्राई करो, कोशिश करो, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। उसलिए तुम्हें थोड़ा सा 11th में जाना पड़ेगा, 12th में जाना पड़ेगा। ओनली इक्विटी शेयर्स। तो कार्तिक ये कंक्लूजन पे पहुंचा है कि हमें सिर्फ इक्विटी शेयर्स का लेना है, ऐसे ही होना चाहिए। वेरी गुड, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बोला। कंट्रोल पावर्स, वोटिंग राइट्स किसके पास होती है? इक्विटी शेयर्स के पास। तो जब मैं उस कंपनी के पास जाऊंगा कि भाई तेरे 75% मुझे दे दे शेयर्स, तो वो अपने कौन से शेयर्स देगा? मुझे इक्विटी शेयर्स देगा, ना कि प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स सिर्फ नाम के लिए ओनर होते हैं, क्या उनके पास वोटिंग राइट्स है? नहीं। तो डिसीजन कौन लेता है? मालिक लेता है। मालिक कौन है यहाँ पे? तो मैं किसके शेयर्स खरीदूंगा? इक्विटी। मैं मालिक के खरीद शेयर्स खरीदूंगा, प्रेफरेंस शेयर्स के नहीं। अब आया समझ में? तो हम सिर्फ ए लिमिटेड ने किसके शेयर्स खरीदा? और तुमने वो भी तो निकाला ना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें लिया प्रेफरेंस? नहीं लिया है ना, तो याद है ना, नहीं लेते हम लोग। तो ये प्रेफरेंस किसके पास जाएगा फिर? पूरा ये किसके पास रहेगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। याद रख, पूरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास रहेगा। ठीक है। तो अब देखो, 5000 का तुमने ये निकाल लिया था, याद है, 75%। तो बाकी का 25% किसके पास रहेगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। प्रेफरेंस शेयर्स ये पूरा का पूरा किसके पास रहेगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्यों? रीजन मैंने बता दिया कि मालिक खाली क्या खरीदेगा? मालिक वाले शेयर्स खरीदेगा, दूसरे शेयर्स नहीं खरीदेगा वो। ठीक है। रिजर्व्स बताओ, रिजर्व्स में भी हमने डिवाइड कर दिया था ना। रिजर्व्स में बताओ क्या था? ये पूरा का पूरा प्री था। तो प्री के अंदर 75% किसका रहेगा? ए लिमिटेड। और बाकी का 25% किसका? एम आई, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। प्रॉफिट एंड लॉस का भी सेम यही फंडा। ठीक है। अब एम आई का तुम्हें शेयर निकालना है, तो ये 25%, ये एम आई, ये 25%, और इसमें से भी जो 25% आएगा वो सब प्लस करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब क्लियर? अब बताओ, यहां पे अगर मैं नेटवर्थ निकालू तो आंसर गलत आएगा ना? क्यों? क्योंकि नेटवर्थ जब मैं निकालूंगा तो प्रेफरेंस शेयर्स भी ऐड करूंगा, और अगर तुमने उसमें वो ऐड कर दिया तो तुम तो खाली प्रेफरेंस शेयर्स का 25% ही लोगे, बल्कि 100% प्रेफरेंस शेयर्स किसका जा रहा है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास जा रहा है। इसलिए यहाँ पे हम लोग नेटवर्थ नहीं निकालेंगे। अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होता तो नेटवर्थ निकालते और दोनों में डिवाइड कर देते, एकदम सिंपल। अगर मैं नेटवर्थ निकालता यहाँ पे, तो नेटवर्थ क्या आता है बताओ? नेटवर्थ शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। अब मैं शेयर कैपिटल में इक्विटी भी प्लस करूंगा और प्रेफरेंस भी प्लस करूंगा, पर मुझे प्रेफरेंस तो पूरा किसको देना है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट को देना है। तो मैं नेटवर्थ तो निकाल ही नहीं सकता हूँ, मुझे इंडिविजुअली करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। इक्विटी शेयर्स उसका 75-25, प्रेफरेंस शेयर्स 100% एमआई को जाएगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस 75-25, जनरल रिजर्व 75-25। ये क्लियर सब लोग को? तीसरा मुझे क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस होल्डिंग कंपनी शेयर्स, वही से करे, एक एक स्टार्ट करें। चलो, फर्स्ट पहले हेडिंग डालना। हम्म हम्म, जा सकते हैं, एसेट अप्रोच से भी कर सकते हैं ना, लेकिन अपने को माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर निकालना है, करेक्ट ना? तो वो कैसे आएगा एसेट अप्रोच से? क्योंकि एसेट अप्रोच पे जो तेरा आंसर आएगा, अगेन वही हो गया प्रॉब्लम। देख, लाइबिलिटी अप्रोच से भी और एसेट अप्रोच से भी आंसर तो मेरा नेटवर्क दोनों का सेम आएगा। तो अगर इसका अगर मैं 75-25 करूंगा तो गलत हो गया ना वो भी, क्योंकि प्रेफरेंस पूरा एमआई के पास जा रहा है इसलिए। तो अपने को लाइबिलिटी से ही चलना पड़ेगा, एसेट से नहीं निकाल सकते हम लोग। कर स्टार्ट। तो पहला हेडिंग लिखना, क्या फाइंड करना है मुझे पहला इस क्वेश्चन में? प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो ये अपना इलस्ट्रेशन 8। अच्छा क्वेश्चन था ना ये? फर्स्ट टॉपिक, प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स।
दोनों हम लोग एक साथ फाइंड करेंगे, इसलिए ऊपर दो कॉलम बना दो, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। बताओ पहले प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिवाइड करूं, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे डिवाइड करूं, कितना था टोटल अमाउंट 1790, उसमें से 1000 क्या था प्री, और बाकी का क्या हो गया पोस्ट। तो इसमें लिख दो 10 लाख और इसमें लिख दो 7,90,000। तो प्री था 10 लाख, 10 लाख आया कैसे समझ, ऊपर 3 जीरो थे अपन ने 3 जीरो ऐड कर दिया। सेकंड जनरल रिजर्व, बताओ जनरल रिजर्व पूरा का पूरा किस में लिखना है, प्री में लिखना है ना, तो कितना आएगा 8 लाख, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारा प्री एक्वेशन प्रॉफिट्स आ गया 18 लाख और पोस्ट एक्वेशन प्रॉफिट्स आ गया 7,90,000। और यहीं पे हम लोग उसका शेयर निकाल लेंगे, देखो शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी कितना है इसके पास 75%, और नीचे निकाल लो शेयर ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट 25%। करना है 18 लाख का 75%, 13,50,000 वो लिखो इसके नीचे। अगर ये 13,50 है तो एम आई का कितना आएगा 450, 790 का 75%, 592,500, और माइनस करके इक्वल टू प्रेस करना तो सेकंड का आ जाएगा। एम आई कितना आया लिखो 197,500, 197,500। तो ये तो हो गया तुम्हारा पहला आंसर। ये समझ में आया सबको कैसे किया अपन ने, ठीक है। सेकंड हेडिंग डालना, अब मुझे क्या फाइंड करना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सेकंड हेडिंग डालना माइनॉरिटी इंटरेस्ट। नाउ कैसे, सबसे पहले देखो सबका इंडिविजुअल लेना पड़ेगा अपने को, शेयर इन इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर इन इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लेना है इसमें से शेयर 25%, तो 5,000 मतलब उसका 25% कितना आएगा, कितना 1250 इंटू 30 तो कितना आ जाएगा 12 लाख, 12,50,000, 12,50,000। नीचे लिखना शेयर इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये मुझे पूरा 100% लेना है ना, कितना 10 लाख, ये पूरा 100% लेना है अपने को। ठीक है, फिर लिखना शेयर इन रिजर्व, या पर्टिकुलर लिखना शेयर इन जनरल रिजर्व, कितना जनरल रिजर्व में शेयर इसका, नहीं रुक जाओ, शेयर इन रिजर्व से डाल देते हैं क्योंकि अपन ने उसका अलग अलग फाइंड किया है ना। तो हेडिंग डाल दो शेयर इन रिजर्व्स और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। तो प्री में इसका शेयर कितना था 4,50,000 और पोस्ट में इसका शेयर कितना था 197,500, प्लस कर दो ये सब।
कितना है टोटल? इसको 28,97,500 भी बोल सकते हैं अपन। 28,97,500 है ना कार्तिक? सही जा रहा है? मजा आ रहा है पढ़ने में? डन। माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब तीसरा क्या निकालना है तुम्हें? गुडविल। तो लिखना कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। बताओ कैसे करें? सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग इसमें? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपन ने वर्किंग नहीं करी ना, यहीं पे कर लेते। देखो कितना था? 50 लाख का पहले कितना करेंगे? 75%। और फिर उसमें प्लस कर देंगे हम लोग 25%। वेरी गुड। 46,87,500। बताओ इसमें से क्या माइनस करेंगे अब? याद करो। हाँ, प्री, जितने भी प्री थे अपने को वो सब माइनस करना पड़ेगा ना। हाँ, ये ध्यान रखना। माइनस। सबसे पहले लिखो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स कितना था? होल्डिंग कंपनी का 13,50,000, वो माइनस करो इसमें से 13,50,000। ठीक है। फिर ये कंपनी ने डिविडेंड दिया था 10%। पहले मुझे 10% का अमाउंट बताओ कितना आएगा? 10% कितना आएगा? डिविडेंड हमेशा किसका निकालना है? 3,75,000। किसका निकालेंगे बताओ? डिविडेंड हमेशा किसका निकालेंगे? जितना शेयर कैपिटल होता है। देखो हमेशा तुम लोग यहाँ मिस्टेक अटक रहे हो, अटको मत। पिछली क्वेश्चन में भी याद है 1 करोड़ का 20% निकाला था। इसमें हमारा कैपिटल कितना है बताओ? 5,000 इंटू 3 तो 5 लाख है। कितना है? 5 या 50 लाख है? 50 लाख का 10%। डिविडेंड कितना दे रहे हैं हम लोग? 10% दे रहे हैं। तो 50 लाख का 10%, 5 लाख। क्या पूरा 5 लाख मिलेगा इसको? नहीं। कितना परसेंट? 75%। तो कितना आ रहा है? 375। बस ये लिखना है तुम्हें। तो माइनस कर दो इसमें प्री एक्विजिशन डिविडेंड। थोड़ा वर्किंग दिखा लेते देखो, ईमानदारी से, इज्जत से। 50 लाख। 50 लाख का पहले मैंने क्या किया बताओ? 50 लाख का पहले मैंने 10% डिविडेंड दिया, और जो भी आया था उसका मैंने कितना किया? 75% किया। तो ये मेरा आंसर आ गया 3,75,000। ये दोनों माइनस करना इसमें से। 29,62,500। अब इसमें से हम लोग क्या माइनस करते बताओ? होल्डिंग कंपनी शेयर है ना? होल्डिंग कंपनी शेयर। बताओ कितना आएगा होल्डिंग कंपनी शेयर? 50 लाख इसका शेयर कैपिटल था। देखो प्रेफरेंस शेयर्स में इसको मिलने वाला नहीं है ना? और जो प्रॉफिट्स था उसका अपन ने ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर दिया। तो 50 लाख का 75% कितना आ रहा है? हाँ, 50 लाख का 75% 37,50,000। तो इस बार कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है और होल्डिंग कंपनी शेयर ज्यादा है, तो ये जो आंसर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। 7,97,000 7,87,500। तो ये आ गया तुम्हारा कैपिटल रिजर्व।
समझ में आया सब लोग को? देखो खाली इतना ही करना जो अपन क्लास में कर रहे हैं, घर जाके एक बार उस क्वेश्चन को रिवाइज कर लो तो वो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा, और कुछ नहीं करना है तुम्हें, एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नहीं डालना है। जितना अपन क्लास में पढ़ रहे हैं घर जाके बस वो रिवाइज कर लो अच्छे से। ठीक है, चलो बाकी के क्वेश्चन अपन कल करेंगे।